हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर वेलकम करते हैं आज के सेशन में। बेटा जी शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन की यानी केल्विन साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क रिएक्शन, डार्क है ना बेटा जी, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है उससे बात करेंगे। डार्क रिएक्शन को पढ़ाने से पहले एक बार जरा रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। याद करिए, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो बेटा जी डबल मेम्ब्रेनस माउंट स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस माउंट स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने यही पढ़ा कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जो एक के ऊपर एक एग्रीगेट होकर के ग्रेनम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्रेनम बना रहे हैं। क्लियर? अब इसके स्ट्रोमा में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम था जिसको हमने बोला था रोबिश को। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बड़ा आसान है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो सनलाइट है वो सनलाइट आएगी इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के पास। थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर कुछ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, है ना, और एक्सेप्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकालेंगे और उससे बन जाएगा ATP और NADPH। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। तो ये देखो, ये है लाइट रिएक्शन, सनलाइट का आना, ATP NADPH का बनना, ऑक्सीजन बाहर भी निकलता है। मैंने समझाया था थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है जो PS सेकेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है और बदले में मुझे बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो NADPH है उसका यूज हम डार्क रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन। CO2 का क्या होगा बेटा जी? फिक्सेशन। यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होगा। लाइट रिएक्शन देखो कहाँ हुआ? मेम्ब्रेनस पार्ट में, चाहे वो स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन हो, चाहे थैलेक्वाइड हो, चाहे पूरी ग्रेनम हो, है ना बेटा जी। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ADP NADPH डार्क रिएक्शन में यूज होगा और डार्क रिएक्शन में क्या होगा? CO2 को फिक्स किया जाएगा, यानी CO2 को रिड्यूस करके उससे ग्लूकोज बनाया जाएगा, है ना। तो चलिए आज के सेशन में ये पढ़ेंगे कि ये CO2 आता है और ये CO2 कैसे ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी आज हम लोग बात करेंगे केल्विन साइकिल का। यानी जब भी ग्लूकोज बनेगा सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल से ही बनेगा। एक बात हमें समझ में आ गई कि सर डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्या लिख दें? डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना बेटा जी। डार्क रिएक्शन कहाँ हुआ? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब सुनिएगा, इस डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? क्या डार्क रिएक्शन में लाइट की इंपॉर्टेंस है बेटा जी? क्योंकि डार्क रिएक्शन तभी हो सकता है जब लाइट रिएक्शन हो, यानी उसके पहले लाइट रिएक्शन होना जरूरी है। क्योंकि अगर CO2 आएगा फिक्स होने के लिए स्ट्रोमा में और ग्लूकोज बनाएगा तो मुझे ATP और NADPH चाहिए। बगैर ATP और NADPH के ग्लूकोज नहीं बन सकता। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब तो बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब क्या लिख सकते हैं कि इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। अब ऐसा नहीं है कि भाई डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट के डिपेंडेंट होगा, मतलब उस डायरेक्ट लाइट चाहिए, डायरेक्ट लाइट की एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये डायरेक्ट लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है बेटा जी, बट ये लाइट का प्रोडक्ट, यानी जब तक ये नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। किसकी मदद से होगा? रुबिस्को एंजाइम की मदद से। आज हम लोग देखेंगे कि भाई रुबिस्को एंजाइम क्या क्या काम करता है, मतलब डार्क रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहे? क्या ये अंधेरे में होता है? नहीं बेटा जी, अंधेरे में नहीं होता, ये भी लाइट में ही होता है, ये भी दिन में ही होता है ना। बस एक झूठा नाम है, डार्क रिएक्शन दे दिया गया क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड है। इसको बाइफरकेट अलग अलग करने के लिए ऐसा नाम दिया गया, क्योंकि लाइट और डार्क अलग अलग दोनों प्रोसेस हो जाए, है ना। चलो अब बेटा जी शुरू करते हैं। ये होता कैसे है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सुनिएगा जरा, प्रोसेस सुनिएगा। अब इसमें हम लोग केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केल्विन साइकिल। देखिए केल्विन साइकिल क्या है। केल्विन साइकिल, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन। क्या साइंटिस्ट है? मेल्विन केल्विन। उन्होंने एल्गी के अंदर सबसे पहले ये देखा कि जो इन्वायरमेंट से CO2 आता है फिक्स होने के लिए, और मान लो यहाँ ये थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड ने बना करके ATP और NADPH छोड़ दिया, है ना। यानी यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में थैलेक्वाइड ने ATP और NADPH बनाकर छोड़ा, CO2 आया फिक्स होने के लिए। अब मेल्विन केल्विन अंकल ने क्या देखा कि ये जो CO2 आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हुए फाइनली ग्लूकोज बना रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि CO2 आएगा और डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा जी सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगा, और सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद फाइनली ये यहाँ से ग्लूकोज बनेगा। यानी हर जगह सीरीज ऑफ रिएक्शन कुछ केमिकल कंपाउंड बनेंगे। तो मेल्विन केल्विन ने ये पता लगाया था कि ये CO2 किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हुए फाइनली ग्लूकोज को बना रहा है। उसके लिए उन्होंने एक एल्गी का यूज किया और एल्गी के अंदर डार्क रिएक्शन को देखा, और इस CO2 के कार्बन को बेटा जी रेडियो एक्टिव कर दिया। मेरी बात ध्यान सुनना, रेडियो एक्टिव इसलिए किया क्योंकि जब ये CO2 अंदर आएगा स्ट्रोमा में फिक्स होने के लिए, यानी ग्लूकोज बनने के लिए जब आएगा, तो जिस जिस केमिकल कंपाउंड में ये CO2 कन्वर्ट होगा, मेरी बात ध्यान समझिए, अगर इसका CO2 का कार्बन रेडियो एक्टिव है, रेडियो लेबल्ड कर दिया है, तो इजी ट्रेस हो पाएगा। इजी ट्रेस करना बड़ा आसान होगा कि भाई ये किस किस मॉलिक्यूल को बना रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो उसका प्रोडक्ट भी रेडियो एक्टिव ही बनेगा, है ना बेटा जी। तो इजी ट्रेस कर पाएंगे कि किस किस कंपाउंड को होते हुए फाइनली ग्लूकोज को बना रहा है। क्लियर? तो इसीलिए चूंकि CO2 के फिक्सेशन को पहली बार बताया था मेल्विन केल्विन ने, इसीलिए डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन नाम दिया था ब्लैकमैन अंकल ने। किसने? ब्लैकमैन अंकल ने। क्लियर? चलिए अब पूरी प्रोसीजर होती कैसी है, मतलब CO2 आता है और कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको जरा देख लेते हैं बेटा जी, है ना। तो जो डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल होती है उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला चीज होगा कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा बेटा जी? कार्बोक्सिलेशन। आपको पता है कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का जुड़ना, है ना। दूसरा होगा रिडक्शन, है ना, दूसरा होगा रिडक्शन, और तीसरा होगा रीजेनरेशन।
चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केल्विन साइकिल यानी CO2 आकर कैसे ग्लूकोज बनाएगा, 3 प्रोसेस से बनाएगा। सबसे पहले होगा CO2 का कार्बोक्सिलेशन, देन होगा रिडक्शन, देन होगा रीजेनरेशन। तो चलिए 1 बाय 1 करके बेटा जी देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन क्या माजरा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला होता है उसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है? कार्बोक्सिलेशन। अब इस सीन को इधर चलाते हैं, कार्बोक्सिलेशन वाले सीन को। देखिए बेटा जी, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, मैं छोटा बना रहा हूं, है ना। यहां पर लाइट रिएक्शन हो चुका है, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ATP और NADP इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं केल्विन साइकिल में जाऊं। ये CO2 सबसे पहले अंदर आएगा, है ना। और इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है RUBP, रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्या नाम है बेटा जी? रेबुलोज 1,5। मैं लिख दूं क्या? RUBP। देखो इसका नाम है बेटा जी रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, यानी फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन दोनों पर फॉस्फेट हैं, इसीलिए 1,5 बाइफॉस्फेट। और RUBP इज द 5 कार्बन कंपाउंड। तो जैसे ही इस RUBP के साथ CO2 जुड़ेगा, वो जा करके एक 6 कार्बन कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बनाएगा, 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा। क्योंकि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है वो काफी अनस्टेबल होता है, तो साइकिल में अनस्टेबल कंपाउंड को कंसीडर कभी भी नहीं करते हैं, ये तुरंत PGA बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। अभी बस इस पर फोकस करो कि इन्वायरमेंट से CO2 का स्ट्रोमा में आना, RUBP के साथ जुड़ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। RUBP क्या है? स्ट्रोमा के अंदर CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? RUBP प्लस CO2। बात समझ में आ रही है? यहां पर बन जाएगा 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। क्यों ऐसा होगा मैं बता रहा हूं। जब इसके साथ ये एक्सेप्ट होगा तो ये है 5 कार्बन कंपाउंड और CO2 का 1 कार्बन बनेगा, 6 कार्बन। अब 6 कार्बन चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, साइकिल में कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए टूट जाएगा 3PGA। और 3PGA में बिल्कुल स्लो चल रहा हूं ताकि आप फोकस करें और फोकस्ड होकर के सारी कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें बेटा जी, है ना। अब ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ, ये केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एंजाइम की भी दरकार पड़ेगी, कोई ना कोई तो एंजाइम होगा जो इस केमिकल रिएक्शन को कराएगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को, है ना। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी रुबिस्को एक डुअल नेचर का एंजाइम है। ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, यानी RUBP के साथ CO2 को भी जोड़ सकता है, और ये ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है, RUBP के साथ ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। तो यहाँ पर बेटा जी क्या कराया है, क्या हुआ है? कार्बोक्सिलेशन, यानी RUBP के साथ क्या जुड़ा है? CO2। क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। दूसरा प्रोसेस होता है बेटा जी रिडक्शन। अब देखो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, एसिड जब रिड्यूस होता है, एसिड जब रिड्यूस होता है तो क्या बनता है? जल्दी बोलो। एसिड जब रिड्यूस होता है तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा।
3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। अब किसी चीज को आप रिड्यूस करा रहे हो तो रिड्यूसिंग पावर तो देना पड़ेगा। अब जो थैलेक्वाइड से आपने ATP और NADPH बनाया है लाइट रिएक्शन में, अब इसकी प्रोडक्ट की बारी आ गई है डार्क रिएक्शन में कंज्यूम होने की बेटा जी। अब सुनो, 2 मॉलिक्यूल है PGA के, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ दोगे NADPH, यानी 2 NADPH दोगे, 2 रिड्यूसिंग पावर दोगे। एक NADPH 1 PGA को रिड्यूस करके फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाने में, दूसरा NADPH दूसरे मॉलिक्यूल यानी 2 फॉस्फोग्लिसरैल, भाई 3 कार्बन कंपाउंड है ना ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, देखो ऐसे 3 कार्बन, तो एक को रिड्यूस करोगे दूसरे को रिड्यूस करोगे तो 2 NADPH दे दिया, और यहां पर 2 ATP भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 2 ATP, तब जाकर ये रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया देखो यहां पर सेकेंड स्टेप में होगा रिडक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, यहां ऐसे लिखना गड़बड़ हो जाएगा, ये देखो इसको सेकेंड स्टेप लिख देंगे, है ना। और इसके बाद ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है बेटा जी, इसमें से 5 कार्बन फिर से ऊपर चले जाएंगे बनाने के लिए RUBP को रीजनरेट करेंगे, है ना। क्योंकि आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हो C6H12O6 होता है, तो आप समझ सकते हो कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में बेटा जी 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेने पड़ेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आएगा, तब जाकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इतनी बातें समझ पा रहे हो? क्लियर? तो अभी तो मैंने RUBP के साथ एक CO2 को लाया है ना। तो देखो यहां से 5 कार्बन, फिर दूसरा भी CO2 लाना है, तो कौन लाएगा? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को फ्री करना पड़ेगा ना, कि जाओ तुम दूसरे CO2 पकड़ कर लाओ। तो इस तरीके से दूसरा CO2 आएगा, तो इसमें 5 कार्बन तो ऊपर चले गए। आप कहोगे सर इसमें तो 6 कार्बन है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। बेटा जी हैं, इसके 5 कार्बन ऊपर चले गए, 1 कार्बन इस तरह नीचे आ जाएगा, है ना। फिर दूसरा CO2 आएगा, एक्सेप्ट होगा, PGA बनेगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अच्छा, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? C3। मतलब देखो C3 साइकिल, C4 साइकिल इज नथिंग। C3 और C4 कुछ भी नहीं है, ये बस क्या है कि जिस प्लांट में डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल जब होगी, जिस प्लांट में डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनेगा उसको बोलेंगे C3 साइकिल। जिस प्लांट में डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला बनेगा उसको बोलेंगे C4 साइकिल, है ना बेटा जी। C4 और C3 साइकिल में कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पर 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोल दिया। और इस तरीके से अब किसी चीज को बेटा जी जब रीजनरेट करोगे तो एनर्जी तो दोगे, इसीलिए एक ATP यहां लगेगा। तो यहां से क्या हमें निकल कर आया कि सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को इस साइकिल में फिक्स करने के लिए 2 ATP रिडक्शन में, 1 ATP रिजनरेशन में और 2 NADPH कहां लगे? रिडक्शन में। तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स हुआ। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा बार बार आता रहेगा। और 6 है ना बेटा जी, CO2 आएगा, 6 कार्बन नीचे जाएगा, यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगी, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करते करते फाइनली यहाँ पर ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये एक मैंने झलक दिखाया आपको कि केल्विन साइकिल यानी CO2 आता है, फिक्स होता है और कैसे ग्लूकोज को बनाता है 3 प्रोसेस से। कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड प्रोसेस एसिड है, एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ तो बन गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 5 कार्बन रीजनरेट कर दिए RUBP को और 1 कार्बन नीचे। इसी तरह दूसरा, तीसरा, यानी बार बार ये 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न यानी 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी। डेट मीन्स 6
मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आएगा और सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा और तब जाकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इसी को जरा साइक्लिक मैनर में लिख देते हैं, कैसे होगा। इतनी बातें आप समझ पाए। केल्विन साइकिल में अल्टीमेटली ग्लूकोज कैसे बन रहा है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्टर यानी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो RUBP है, वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारी बातें हो रही हैं। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। बोलो यस या नो। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएंगे सर हो क्या रहा है। चलो जल्दी बोलो। देखो यहां पर RUBP है, इसमें CO2 जुड़ गया है ना। किसने जोड़ा? रूबिस्को एंजाइम ने। यहां पर रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन की तरह से बिहेव किया। क्या बना दिया बेटा जी? 3PGA के दो मॉलिक्यूल। ये 3PGA रिड्यूस हुए। जल्दी बोलो, साथ बोलो, मैं सुन रहा हूं। 3PGA मॉलिक्यूल रिड्यूस हुए। क्या बना दिए? फॉस्फो ग्लिसरैल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ना। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 5 कार्बन RUBP को रीजनरेट कर दिए और 1 कार्बन नीचे चले गया। यही है केल्विन साइकिल। कितना आसान है। देखो ये पूरी प्रोसेस हो गया कार्बोक्सिलेशन, ये वाला प्रोसेस हो गया रिडक्शन, है ना बेटा जी। ये वाला प्रोसेस हो गया रिडक्शन और ये वाला प्रोसेस हो गया रीजेनरेशन, है ना। रिडक्शन में याद रखना, चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, है ना बेटा जी। कैसे 3 कार्बन कंपाउंड बन गए? 2 मॉलिक्यूल। RUBP 5 कार्बन, CO2 का 1 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, बट अनस्टेबल है, साइकिल में कंसीडर नहीं करेंगे। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, है ना बेटा जी। PGA। अब रिडक्शन में चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADPH लग जाएंगे, है ना, और 2 ATP लग जाएंगे। और रीजनरेशन में ओनली 1 ATP रीजनरेट में लगेगा, जो RUBP को रीजनरेट करोगे। एक CO2 का देखो कार्बन नीचे, इसी तरह दूसरा आएगा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, और सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चलेगा और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 में। ये हुआ आपका केल्विन साइकिल। एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि भाई CO2 कैसे फिक्स हुआ और ग्लूकोज अल्टीमेटली बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो हमने देख लिया कैसे बनाया, अब आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से एकदम। अब सुनिए बेटा जी एकदम ध्यान से। अब NCERT में एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स में लिखा है इन और आउट करके, है ना, इन और आउट करके बनाया है। यहां पर कहा है कि 6 CO2 जब इन करेगा, कहां इन करेगा मतलब स्ट्रोमा के अंदर, है ना, तो आउट क्या होगा बेटा जी? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, है ना। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने के लिए 6 CO2 आने चाहिए। अब याद करो 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH2 लगेगा, तो 6 CO2 को फिक्स करने में, जल्दी बोलो मेरे साथ, 6 CO2 को फिक्स करने में, यस, 18 ATP एंड 12 NADPH लगेंगे बेटा जी, है ना। एक CO2 आया, उसका कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन में 3 ATP 1 NADPH2, 6 हैं, तो 6 3 18 और 6 2 12, है ना बेटा जी। तो 18 ATP एंड 12 NADPH लगेंगे, तो क्या आउट होगा मुझे? ये जब ATP कंज्यूम होगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बोलो। 18 ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड 12 NADP, फिर ये फ्री हो जाएगा और तब जाकर के जब नॉन साइक्लिक चलेगा तो एक हाइड्रोजन स्ट्रोमा से चुरा करके NADPH बनाएगा, है ना बेटा जी।
इतनी बातें समझ में आ गई। तब जा करके आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। तो नीट में सीधा सवाल पूछ सकता है कि भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने के लिए कितने एटीपी कितने एनएडीपी दो, और कहाँ कहाँ, क्या रिडक्शन में लगेगा, रिजनरेशन में लगेगा, कार्बोक्सिलेशन। याद करना, कार्बोक्सिलेशन में नो एटीपी नो एनएडीपीएच2 है ना, ओनली रोबिस्को एंजाइम है ना। बढ़ सकते हैं आगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, रफ करें, चलिए रफ करते हैं बेटा जी। अब एक बात और सुनिए एकदम ध्यान से। C3 प्लांट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले एक C3 प्लांट का लीफ बनाते हैं। अब आप कहोगे सर C3 प्लांट कौन, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सब C3 प्लांट है ना बेटा जी। तो C3 प्लांट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर और हाई लाइट इंटेंसिटी पर, मान लो ज़्यादा टेम्परेचर इन्वायरमेंट में हो गया, सनलाइट की लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब मैं लिख दूँ इस बात को, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई है ना लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी या हाई टेम्परेचर है ना बेटा जी। तो एट हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर पर जो C3 प्लांट, अच्छा मैं C3 प्लांट क्यों कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं C3 प्लांट क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि CO2 जब आया फिक्स होने के लिए तो पहला जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बना था, PGA 3 कार्बन वाला। तो जिस प्लांट में पहला डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बने उसे C3 प्लांट है ना। तो अब सुनो, C3 प्लांट में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि ये हाई लाइट इंटेंसिटी पर और हाई टेम्परेचर पर अपना स्टोमाटा क्लोज कर लेते हैं। अब स्टोमाटा क्या है, जो बच्चे नहीं जानते ग्राफ में व्यू देता हूं। सुनो, लीफ के सरफेस पर है ना बेटा जी माइन्यूट पोर होते हैं। ये पोर कैसे बनते हैं थोड़ा सा मैं नॉलेज दे दूं। एपिडर्मिस 2 एपिडर्मिस सेल के बीच में गैप होता है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं है ना। तो माइन्यूट पोर होता है, यही पोर, इसी पोर को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीफ है, लीफ के सरफेस पर माइन्यूट पोर होते हैं, 2 एपिडर्मिस सेल का जंक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्लियर। अब ये स्टोमाटा क्या करते हैं, ये स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब CO2 अंदर जाएगा तभी तो बनेगा ग्लूकोज, मतलब इसी पोर से होकर CO2 अंदर आता है। और जो थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बनता है, इसी पोर से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम समझ गए कि सर स्टोमाटा एक वैसा पोर है, वैसा रास्ता है जिस रास्ते से गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर जाना, O2 बाहर आना है ना। अब प्रॉब्लम ये है C3 प्लांट में, ध्यान सुनना, C3 प्लांट में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी पर स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गया बेटा, मान लो दिन का समय है, मस्त वाली धूप निकली है, इसका स्टोमाटा बंद हो गया, तो क्या होगा? मेरी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे ही बेटा जी स्टोमाटा बंद होगा, मान लो इसका ये क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल्स के अंदर है ना, और इसका ये थाइलेक्वाइड है, एक थाइलेक्वाइड मैंने लिया, यहाँ पर ATP NADPH बन गया लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, और बदले में ऑक्सीजन भी बाहर, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन भी बन गया। ये ऑक्सीजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ऑक्सीजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो स्टोमाटा तो बंद है, बाहर निकल नहीं पाएगा। अब लाइट रिएक्शन तो हो गया, अब CO2 आएगा इसी पोर से, तब होगा डार्क रिएक्शन, लेकिन ये पोर बंद है, तो स्टोमाटा के क्लोज होने से ना तो CO2 अंदर जा सकता, ना तो O2 बाहर आ सकता। अब क्या होगा बेटा जी, O2 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे मेसोफिल सेल्स के अंदर बढ़ने लगेगा, क्लोरोप्लास्ट में बढ़ने लगेगा। अब जो रोबिस्को एंजाइम है ये क्या करता है, डुअल नेचर का है, मतलब मंचला टाइप का है, ये ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है। मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा
उससे RUBP को जोड़ेगा। ये मेरी बात फिर से सुनिए, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो RUBP से O2 जुड़ेगा और यहाँ रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह से बिहेव करेगा, है ना, ऑक्सीजनेशन कराएगा। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब CO2 जाएगा अंदर तभी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन, है ना। अब सुनिए बेटा जी, मतलब रुबिस्को एंजाइम की बाइंडिंग जो है O2 और CO2 से वो कॉम्पिटिटिव है। क्या है? कॉम्पिटिटिव है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उससे बाइंड करेगा। अब समस्या ये हो गया कि स्टोमाटा के क्लोज होने की वजह से CO2 अंदर नहीं गया और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ने लगा। उस केस में क्या हुआ, RUBP से O2 जुड़ गया। क्या जुड़ गया? RUBP से O2 जुड़ गया और यहां पर किसने जोड़ा? रुबिस्को एंजाइम ने गलती कर दी, रुबिस्को, और यहां पर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह से बिहेव कर रहा है ना। अब यहां पर बेटा जी ये 5 कार्बन है। अगर आपको ग्लूकोज बनाना है, PGA बनाना है और PGA के बाद आगे फर्दर RUBP को रिजनरेट करना है और यहाँ पर ग्लूकोज बनाना है, तो आपको RUBP से CO2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या जुड़ गया है? O2 जुड़ गया है। तो यहाँ पर बेटा जी PGA तो बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनेगा, बट यहाँ पर है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है, PGA 3 कार्बन कंपाउंड। देखो 5 कार्बन कंपाउंड टूट गया, 2 केमिकल रिएक्शन हुआ तो PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट। आप कहोगे सर PGA तो बन गया, आप झट से ग्लूकोज बना दो। अरे कैसे बना दें? PGA के अंदर तो 3 कार्बन है और ग्लूकोज बनने के लिए मुझे बस 6 कार्बन चाहिए, है ना। ध्यान से मेरी बातें समझिएगा। इस प्रोसेस को, यानी यहां पर जब O2 जुड़ जाएगा तो ग्लूकोज नहीं बन सकता। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है, प्लांट को इससे फायदा नहीं है, थोड़े बहुत फायदा है बट ज्यादातर नुकसान ही है। एक ATP भी खर्च कर देता है ना, और ग्लूकोज भी नहीं बनता है। तो C3 प्लांट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी होगा, हाई टेम्परेचर होगा, स्टोमाटा क्लोज करेंगे, O2 यानी चूंकि डार्क रिएक्शन तो हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अब ये ऑक्सीजन RUBP से बाइंड करेगा और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देगा और वहां पर होगा फोटो रेस्पिरेशन। डेट मीन्स केल्विन साइकिल रुक जाएगी। अगर ग्लूकोज बनना है तो फोटो रेस्पिरेशन से नहीं बनेगा, केल्विन साइकिल से ही बनेगा, और केल्विन साइकिल तभी हो सकता है जब RUBP के साथ CO2 बाइंड करेगा बेटा जी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक झलक दिखाते हैं कि भाई फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है और क्यों इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बात, ध्यान सुनिए मेरी बात। छोटा सा झलक देंगे। फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल नहीं आपको पढ़ना है, इसको C2 साइकिल भी कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, है ना। चलिए सुनिए जरा। अब जो फोटो रेस्पिरेशन है, सॉरी फोटो में बढ़िया से दो, फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट करेंगे, 3 सेल ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट करेंगे। 3 सेल ऑर्गेनेली होंगे। चलो एक ये सेल ऑर्गेनेली हो गया, दूसरा सेल ऑर्गेनेली हो गया और बेटा जी ये तीसरा सेल ऑर्गेनेली हो गया, है ना। ये जो सेल ऑर्गेनेली है इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली है उसका नाम है पेरोक्सिसोम, है ना, पेरोक्सिसोम। और तीसरा जो सेल ऑर्गेनेली है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहला तो नीट का यही क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन किस सेल ऑर्गेनेली में होता है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 3 सेल ऑर्गेनेली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद करने का ट्रिक है बेटा जी, CPMT सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट जब नीट नहीं आया था तो हर स्टेट अपना अलग अलग, है ना, एग्जाम लेता था MBBS यानी नीट पे सीट फुलफिल करने के लिए, है ना। तो जब नीट आया तब ये खत्म हो गया। ये पहले यूपी में होता था, यानी यूपी में जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो अपने सीट फुलफिल करने के लिए
ये एग्जाम होता था यूपीसीपीएमटी, उत्तर प्रदेश सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट करके। तो उसी से ट्रिक बना हुआ है कि फोटो रेस्पिरेशन का ट्रिक है सीपीएमटी, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसम माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रिक बनाने के लिए, है ना। तो ये हो गया। होता कुछ नहीं है, देखो CO2 एक्चुअली क्या है कि ये स्टोमाटा बंद होने की वजह से CO2 अंदर नहीं आ पा रहा है ना। अब CO2 अंदर नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बार बार बन रहा है, हाईलाइट इंटेंसिटी है, ऑक्सीजन तो बनेगा ही बनेगा। अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो मान लो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है ना, तो यहाँ पर ये RUBP से बाइंड कर जाएगा, RUBP से बाइंड करेगा तो 3PGA बनाएगा, और यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा या फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा, है ना बेटा जी। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 कार्बन हैं, फिर ये फॉस्फोग्लाइकोलेट इंटर कर जाएगा पेरोक्सिसोम में, क्या बनाएगा आपको रटना नहीं है, बस मान लो कोई कंपाउंड बनाया, फिर पेरोक्सिसोम में फिर कोई कंपाउंड बना, फाइनली करते करते माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, यहाँ पर ग्लाइसिन बनता है, सेरीन बनता है, वो सब आपको नहीं रटना है ना। फिर इसके बाद कंपाउंड बनेगा, फाइनली करते 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 ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इस तरीके की एक साइकिल चलेगी। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस पहुंचेगा, एक्चुअली होता क्या है थोड़ा सा डिटेल बता दें। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसमें 2 कार्बन है, नेचर में कोई चीज़ बेकार तो जाएगा नहीं, तो हम प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से फॉस्फोग्लाइकोलेट का 2 कार्बन है ना उसको बाहर रिलीज कर दिया जाए, ताकि दूसरे प्लांट CO2 को एक्सेप्ट कर सकें। तो जैसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पर CO2 रिलीज कर दिया जाता है ना। तो अब देखो यहां पर O2 से प्रोसेस शुरू हो रही है और CO2 रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए, और ये लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, हाई लाइट इंटेंसिटी में, इसीलिए इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल। क्यों? क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 कार्बन को रिलीज करने के लिए, है ना, ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया CO2 बाहर निकल रहा है, यहाँ पर O2 अंदर आ रहा है, यानी O2 आना, CO2 बाहर निकलना, रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और एक ATP भी खर्च कर हो जाता है। तो उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद कर लो कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, CO2 से RUBP नहीं जुड़ता है, इसको एंजाइम गलती करता है और O2 को RUBP से जोड़ता है, पूरी प्रोसेस चलती है। 3 सेल ऑर्गेनेली में CO2 बाहर निकलता है, एक ATP भी खर्च होता है, और इसी को बोलते हैं C2 साइकिल। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलेट का कार्बन जो होता है उसको बाहर रिलीज करने के लिए पूरी साइकिल चलती है। तो बेटा जी आज के क्लास में हमने केल्विन साइकिल पढ़ा और C2 साइकिल यानी फोटो रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज ली। तो चलिए बेटा जी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।